मुझे भी तकलीफ़ तो हो जाएगी लेकिन बाद में सब्र आ जाएगा, लेकिन झूठ बोलेंगे तो शायद बाद में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाह, तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी बनती हो। ये कहकर आर्यन ने उसके गाल खींचे थे। ये मेरी पहली बीवी है और अभी जो मुझे हवेली से वापस बुला रही है। आज की रात मुझे उसके पास जाना होगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कल सुबह फिर से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये सुनकर अनिका के दिल डूबकर उभरा था। जिंदगी में उसे एक अच्छे इंसान मिला था, लेकिन वो भी दूसरी बीवी बनी थी। ये बात थोड़ी सी तकलीफ देती, लेकिन शुक्र था कि उसका शौहर इसकी कदर करता था और मोहब्बत करता था। आर्यन के जाने के बाद वो ये सब कुछ कहकर खुद को तसल्ली दे रही थी। दूसरी तरफ जब आर्यन शाम को हवेली पहुंचा तो रोशानी को देखकर एक पल के लिए ठिठक कर रुका था। उसने ब्लैक कलर की साड़ी जेबतन की हुई थी, जो कि बैक लेस से और गला भी काफ़ी ज़्यादा डीप था। वो इस वक्त किसी जगह पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। आर्यन को अपने सामने देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी और फिर अपने लबों पर मुस्कुराहट से जाते हुए बोली, अरे तुम इतनी जल्दी आ गई, मुझे लगा कि शायद तुम रात को आओगे। और यह कहकर उसने अपना पल्लू दुरुस्त करने की कोशिश की थी और अपने सीने को छुपाने लगी थी। और उनकी इन कोशिशों को देखता हुआ आर्यन तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया था। जिस लिबास में तुम अपने शोहर के सामने जिस्म छुपा रही हो, उस लिबास में तुम दूसरे मर्दों के सामने कैसे जा सकती हो। उसका लहजा न चाहते हुए भी सख्त हो गया था। रोशानी ने भी सख्त खौफ से थूक निकला था। वो मजबूत कदम उठाता हुआ उसके नज़दीक चला गया और फिर अचानक ही रोशानी की कमर पर अपना हाथ जमाया था और उसे एक झटके से अपने नज़दीक खींच लिया। रोशानी की धड़कनें जोर से उसके सीने के साथ जाकर टकराई थी और एक दर्द बड़ी सिसकी निकली थी। उसके लबों से निकली थी, क्या कर रहे हैं आप? तुम जंगलियों वाली हरकतें मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। उसने भी सख्त अपनी धड़कनों पर अपने हाथ जमाते हुए कहा था, जबकि आर्यन के लबों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट फैल गई। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये सुनकर उसने बेसाख्ता आर्यन से निगाहें चुराई थी। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ये कहकर उसने आर्यन के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन आर्यन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। मुझे धोखा मत देना, क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर रोशानी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एक लम्हे के लिए खामोश होगी और फिर अजीब से अंदाज में आर्यन की आंखों में झांकते हुए बोली कि तुम भी मुझे कभी भी धोखा मत देना आर्यन। हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और हाँ, मैंने तुम्हें एक और बात भी बतानी थी। मैं उम्मीद से हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर आर्यन को ज़मीन अपने कदमों के नीचे से सिरकती हुई महसूस हुई थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? लगता है कि तुम मेरे अलावा किसी अपनी महबूबा के बच्चे की तवक्को कर रहे थे। ये कहकर वो कमरे से निकलने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने फिर से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब खींच लिया था। तुम इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती। अगर पार्टी पर जाना है तो ढंग का लिबास पहनो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस होलिये में सब लोग देखेंगे। जो भी है, जैसा भी है, तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो उसे रोक चुका था और उसे दोबारा से कमरे में धकेल चुका था और खुद दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया था। रोशानी उसकी हरकत देखकर हैरान हुई थी और उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था और कुछ भी कहे बगैर ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी, जबकि वो बेचैनी से पूरे कमरे में चक्कर काट रहा था और सोच रहा था कि अपने और अनिका के रिश्ते के बारे में उसे अपनी बीवी को बताया या नहीं, क्योंकि उसने जब अनिका से शादी करने का फैसला किया था तभी तो वहाँ पर बच्चे की कहीं भी उम्मीद नहीं थी, और अगर होती तो शायद तभी वो यही कदम ही उठाता। अभी इसका दिमाग थोड़ा सा झंझना गया था और अभी इस फैसले पर गौर फिक्र करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, उसे चेंज कर निकलता हुआ देखकर तेजी से बोला था। रुशानी ने फौरन नफ़ी में गर्दन हिला दी थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हवेली वापस आ गई और तुम्हें अपनी बीवी के लिए भी वक्त मिल गया। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो उसकी पुश्त को घूर कर रह गया था। उसने अपना मोबाइल निकाला और मखसूस नंबर डायल किया था और उसकी नज़रों के सामने एक बार फिर से अनिका का चेहरा घूमने लगा था, कि जो कि फ्लैट में अकेली
हद से ज़्यादा बोर हो रही थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन ने उसे सख्ती से मना किया था, चाहे कुछ भी हो जाए तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन उसने आर्यन की नसीहत को नज़रअंदाज करते हुए फ़ौरन से दरवाज़ा खोल डाला और सामने ही कैप्टन फरहाद खड़ा था। वो आर्यन के फ्लैट में एक अनजान औरत को देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ था। आप कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनकर उसके दरवाज़ा बंद करना चाहता, लेकिन कैप्टन फरहाद ने दरवाजे के दरमियान अपना पाँव रख दिया था। कहीं कहीं आप आर्यन की दूसरी बीवी तो नहीं? उसे अचानक ही याद आया था, क्योंकि आर्यन ने अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया था। आपकी बार अनिका ने पूरी कुव्वत से हाँ में गर्दन हिला कर दी थी। आप कौन? क्या आप मेरे शोहर को जानते हैं? उसने इंतहाई मासूमाना अंदाज में सवाल किया था, तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। उसको मुझसे बहुत बेहतर और कौन जान सकता है? एक नंबर का नालायक बंदा है वो, और वैसे इस वक्त कहाँ है? वो बातें करता करता फ्लैट के अंदर आ गया था। निगाह ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर नाकाम होगी। थोड़ी ही देर में उसने आर्यन को वीडियो कॉल पर लिया था। वो उन दोनों को देखकर एकदम ही बेचैन हो गया था। तुम अभी इस वक्त यहाँ से जाओ, उसने अपने दोस्त को होनहार अंदाज में देखते हुए कहा था। तो वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला था, ओ हेलो, मैं यहाँ पर अपनी भाभी के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ और तुम्हें जेल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना, अपने काम से काम रखो। दरअसल इसका आर्यन के साथ बांड बिल्कुल भाइयों वाला था और आर्यन इस पर अंदर यकीन करता था, लेकिन यूं अपनी बीवी के मामले में उसे अकेला छोड़ना ये सब उसे हजम नहीं हो रहा था। और फिर आखिरकार उसके दोस्त को भी उस पर तरस आ गया और वो थोड़ी सी देर में बातचीत के बाद फ्लैट से बाहर चला गया था। पीछे आर्यन ने अनिका को धमकी दी थी कि इस बार मुझे वापस आने दो, तुम्हारा दिमाग में बहुत अच्छे से तरीके से ठिकाने पर लगाता हूँ। बेचारी खुद से ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे, न जाने आर्यन उसके साथ क्या करेगा। इधर इधर रुशाना ने गाड़ी एक पुरशिकवा होटल पार्क के पीछे दरवाजे पर रोकी थी। चादर में छुपी वो तेजी से कॉरिडोर अबोर करते हुए कमरा नंबर 302 के सामने पहुंची थी और दस्तक देते ही दरवाज़ा खुला। सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई थी। ये साहिर था, वही शख्स जिसके लिए उसने आर्यन जैसे संगीन इंसान के साथ रहने का नाटक जारी रखा हुआ है था। और तुम आ गई, मुझे लगा आर्यन तुम्हें आने नहीं देगा, साहिर ने उसे अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए कहा था। रोशानी ने बेजारी से कंधे उचकाए और सोफे पर ढेर हो गई थी। वो बेवकूफ़ समझता है कि उसने मुझे डरा कर रख लिया है, मगर उसे क्या पता कि मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही हूँ। और आज मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी की झूठी खबर भी सुना दी है और वो खुशी और जिम्मेदारी के बोझ तले दबकर मेरे भार मुतालबे पर दस्तखत कर देगा। साहिर की आंखें चमक उठी थी, लेकिन रोशानी, ये जायदाद वाला काम कब तक हो जाएगा? मैं अब इस छुपन छुपाई से थक चुका हूँ। रुसाने ने उसका हाथ थामा और यकीन दहानी करवाते हुए बोली थी, बस थोड़ा सा सब्र। और फिर आर्यन की जायदाद का बड़ा हिस्सा उसके शहर वाले बंगले और फैक्ट्रियों पर मुश्तमिल है। मैंने तो वकला से बात कर लिया है। जैसे ही वो बचा होने की खुशखबरी कुछ हिस्सा मेरे नाम मुंतकिल करेगा, मैं उसके मुंह पर तलाक के कागजात मारकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हमें कोई नहीं रोक पाएगा। आर्यन खानजादा की दौलत मेरी होगी और उस दौलत पर हम राज करेंगे। उस वक़्त तक मुझे उस हवेली में इसकी ज़िद और गरूर को झेलना होगा, ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो सके। तुम उसे अपने करीब आने की इजाज़त तो नहीं दे रही ना? साहिर का लहजा अचानक ही भारी हो गया था। वो तो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाते हुए उसकी जाने मुड़ गई थी और गोद में चढ़कर बैठ गई थी। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दे सकती। और ये कहकर उसने अपनी बाहें साहिर की गर्दन में डाल दी थी। और तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। बस मुझसे वादा करो कि अगर कभी मुझे नहीं छोड़ोगे। साहिर ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त को मजबूत किया और उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए थे। बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। वो दोनों एक दूसरे से बातें ना कर रहे थे और उस वक़्त गुनाह के दलदल में धंसते जा रहे थे। वो दोनों ही अपनी हरकतों की संगीनी से नावाकिफ थे, नहीं जानते थे कि इस तरह के कामों का नतीजा हमेशा ही बुरा निकलता है। और दूसरी तरफ शहर के सुनसान फ्लैट में अनिका की हालत गैर थी।
रात का पिछला पहर था और बाहर तेज तेज हवाओं का शोर उसे खौफजदा कर रखा था। उसे हर आहट पर महसूस होता कि जैसे जैसे हवेली के वही जालिम लोग उसे दोबारा पकड़ने के लिए आ गए। उसने हाँफते कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया और आर्यन का नंबर डायल किया था। दूसरी घंटे पर आर्यन ने फ़ोन उठा लिया। हेलो निका, इस वक्त क्यों फ़ोन किया? निका की सिसकियों ने आर्यन के दिल में एक हलचल सी मचा दी थी। प्लीज़ प्लीज़ यहाँ आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग आ जाएंगे और मुझे वापस ले जाएंगे। अनिका की आवाज़ खौफ से लरस रही थी। आर्यन खानज़ादा ने जैसे ही अनिका की लरसती हुई आवाज़ सुनी, सिसियों का शोर सुना और उसके हाथ से सिगरेट छूटकर नीचे जा गिरा था। और वो शख्स जो अपनी संगदिली और बेहिसी के लिए मशहूर था, इस वक्त वो एक अनजाने खौफ की गिरफ्त में आ गया था। अनिका का जुमला वो लोग मुझे वापस ले जाएंगे आर्यन के कानों में हथौड़ों की तरह बजकर गूंज रहा था और उसने एक पल की ताखीर किए बगैर ही अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और हवेली से बाहर निकल गया। वो रश ड्राइविंग कर रहा था और आर्यन के जहन में अनिका का वो मासूम चेहरा और उसके कंधे पर मौजूद नीले निशान किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। वो खुद से वादा कर चुका था कि उसे कहीं नहीं जाने देगा, उस लड़की को दोबारा उस जहन्नुम में नहीं भेजेगा जहाँ उसे जानवरों की तरह से पीटा जाता था। और दूसरी तरफ से फ्लैट में अनिका की हालत गैर थी। हर गुजरता लम्हा उसे सालों पर मोहित लग रहा था। खिड़की से टकराती हुई तेज हवा उसे किसी के कदमों की अजाब चाप महसूस होती हुई दरवाजे के पास फर्श पर घुटनों में सर दिए वह सिमटी बैठी हुई थी और मुसलसल आयतुल कुर्सी को विर्द कर रही थी। जैसे ही दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज़ आई, वो एकदम उछल कर खड़ी हो गई थी। दरवाज़ा खुलते ही सामने आर्यन को देखकर अनिका के सब्र का बंधन टूट गया था। वो एक जोरदार सिसकी भरकर सीधी आर्यन के सीने से जा लगी थी। उसने आर्यन की कमीज को बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ था। आप सच में आ गए? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। अनिका की आवाज़ रोने की वजह से भारी हो रही थी। आर्यन ने अपनी हथेली उसके सर पर रखी थी और उसे खुद में पींच लिया था। उसका अपना सांस अभी तक फूला हुआ था। और मैं आ गया हूँ अनिका, खामोश हो जाओ, देखो मैं यही हूँ। उसने अनिका को फर्श से एक झटके में उठा लिया था और बेड की तरफ बढ़ गया था। अनिका ने अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हमायल कर दिए थे और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया था। उसके गर्म आंसू आर्यन की गर्दन को भिगो रहे थे, जिससे आर्यन के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उसने अनिका को बहुत प्यार से बेड पर लेटाया और लेकिन अनिका ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़िएगा। उसने इल्तिजाई नज़रों से आर्यन को देखा था। आर्यन वहीं उसके बराबर में बैठ गया था। उसका सर अपने जोड़े सीने पर रख लिया था और उसका एक हाथ मुसलसल अनिका के बालों को सहला रहा था। कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता अनिका, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम आर्यन खानज़ादा की बीवी हो, मेरी पनाह में हो। और अब ये रोना बंद करो वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। आर्यन ने उसके माथे पर बोसा देते हुए उसे पिलाया और अनिका की हिचकियाँ अब कुछ कम हुई थी। वो आर्यन के दिल की धड़कनें सुन रही थी, जो इस वक्त गैर मामूली तौर पर धड़क रही थी। आर्यन की मौजूदगी की वजह से खुशबू और उसका लम्स अनिका के सुकून को कम नहीं कर रहा था, किसी सुकून से कम नहीं था। आर्यन इस मासूम लड़की की बातों और इसकी कुर्बत में इस कदर खो गया कि उसे दुनिया और माफिया की खबर न रही और उसे ज़रा भी एहसास न हुआ कि जिस हवेली से वो अभी भी जान छुड़ा कर भागा है, वहाँ उसकी पहली बीवी रुचाने अपने बेड पर मौजूद नहीं है। अगर वो एक बार मुड़कर देख लेता तो उसे पता चल जाता कि वो भी रात के इस पहर कहीं गायब है। मगर आर्यन का ज़मीर इसकी तवज्जो इस वक्त सिर्फ अनिका की गिर्द घूम रही थी। वो नहीं जानता था कि उसकी पीठ पीछे कितना बड़ा तूफान सर उठा रहा है और रुशाने ने उसके बच्चे की माँ बनने की झूठी आड़ में उसे बर्बाद करने का जाल बुन चुकी है और वो उसे बर्बाद करने वाली है। आर्यन ने निका को अपने सीने से लगाए रखा था और जहाँ तक उसके सांस नॉर्मल होने के कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी, जो अनिका के भीगे हुए चेहरे को मजीद पुरकशिश बना रही थी। आर्यन ने उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में पूछा था, अब क्या महसूस कर रही हो अनिका? अब भी डर लग रहा है? नहीं, अनिका ने बल्कि झुकाते हुए आहिस्तगी से जवाब दिया, अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। आपके पास होने से दिल को करार आ गया है। आर्यन की नज़रें अनिका के चेहरे पर फैलती चली गई थी, उसकी सराहीदार गर्दन पर जाकर रुकी थी जहाँ एक छोटा सा खूबसूरत तिल नुमाया था। वो तिल उसकी सफ़ेद रंगत पर किसी सितारे की तरह चमक रहा था। आर्यन का जब जवाब दे गया था, उसने झुककर उसकी अपनी पेशानी पर अनिका
की गर्दन से टका दी थी और उसके दिल पर अपने लब रख दी थी। अनिका के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी और उसके लबों में एक दबी सी सिसकी निकली थी। आर्यन वहाँ बार बार अपने लबों की मोहर सिफ्त कर रहा था, जैसे वो उसकी रूह को अपने नाम कर रहा हो। अनिका ने बेइख्तियारी आर्यन के बालों में उंगलियां फंसा ली थी और उसके लम्स उसे एक अजीब सी सहरज़दा दुनिया में ले जा रहा था, जहाँ जहाँ वो सिर्फ दोनों थे और बाहर की दुनिया का कोई खौफ नहीं था। गर्दन के इस नशे में से निकलकर आर्यन ने अनिका की आंखों में देखा, जो इस वक्त खुमार और शर्म से बोझल हो रही थी। उसने अनिका के गालों को अपने हाथों के प्याले में ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा उसके करीब लाया था, जो उनके सांसों को एक दूसरे से टकराने लगे थे। आर्यन ने निहायत आहिस्तगी से अनिका के गुलाबी लबों को अपने हिसार में ले लिया था और उसके लम्स में बला की शिद्दत थी। अनिका ने पहले तो घबराकर अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली थी, लेकिन फिर आर्यन की मोहब्बत की तपश ने उसे पिघला दिया था और उसके लम्स में पिघल घुलती चली गई थी। उसके लबों का जायका आर्यन के वजूद में आग भर रहा था। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी तेज होती हुई धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो एक दूसरे के साथ हम आहंग हो चुकी थी। लबों की इस तपश को कम करने के लिए आर्यन थोड़ा सा पीछे हटा और उसकी बेबसी कम ना हुई और अनिका के कान के करीब झुका और उसकी लू को अपने दांतों में हल्का सा दबाया था। अनिका के लबों से एक बेचैन सी आवाज़ निकली थी, आर्यन प्लीज़। वो उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। आर्यन ने उसके कान के पीछे अपनी जुबान की नोक से गुदगुदी की, जिससे अनिका का पूरा जिस्म लरज़ उठा था। वो उसके कानों से मोहब्बत भरी सरगोशियाँ कर रहा था और उसे बता रहा था कि वो उसके लिए कितनी खास है। इस वक्त पूरी तरह से आर्यन के ज़ेर असर थी और उसका हर लम्स अनिका के अंदर एक नई बेचैनी पैदा कर रहा था। वो उसके कुर्ब की आदी हो रही थी। वो खौफ जो थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर था, अब मुकम्मल तौर पर मिट चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी बेखुदी ने ले लिया था। आर्यन की बेकरारी अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। उसने अनिका के वजूद पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की थी और धीरे से उसके कमीज के गले को थोड़ा सा नीचे करते हुए अनिका की उभरती हुई नस्वानियत आर्यन के सामने अयां हो रही थी। उसने अपने जोड़े हाथों से उसके सीने की धड़कनों को महसूस किया था और उसने निहायत ही बेबाकी से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अनिका की सांसें थम गई थीं और उसने आर्यन के कंधों पर अपने हाथ जमा दिए थे। आर्यन ने वहाँ अपने होंठ रखे और कभी वो उसकी नरम जिल्द को चूमता और कभी उसे शिद्दत से महसूस करता। उसने उसके हाथों की हरकत अनिका के अंदर तूफान बर्पा कर रही थी। वो उसकी नज़ाकत को अपने हाथों में मसल रहा था। अनिका इस लज्जत और गर्व के लम्हात में सिसके बहा रही थी, जबकि आर्यन उसके हुस्न की हर एक तस्वीर को अपनी रूह में उतारने के लिए बेताब था। उसकी जुबान और हाथ अनिका के वजूद के हर गोशे को अपनी मलकियत बना रहे थे और वो मासूम लड़की उस संगदिल शिकारी के सामने पूरी तरह से ढेर हो चुकी थी। रात की इन खूबसूरत और तवील गुर्बतों के बाद अगली सुबह बहुत ही खुशगवार थे और खिड़की से आने वाली सूरज की पहली किरण अनिका के चेहरे पर पड़ी तो वो आर्यन की बाजों में खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत महसूस कर रही थी। आर्यन की आंखों में अनिका के लिए जो नरमी थी वो शायद ही उसने अपनी बीवी पूरी ज़िंदगी में किसी के लिए महसूस नहीं की थी। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर कायम न रह सका और मेज़ पर पड़े आर्यन के मोबाइल ने शोर मचा दिया। स्क्रीन पर बाबा का नाम देकर आर्यन के माथे पर बल पड़े थे। जी बाबा। दूसरी तरफ से सरदार जुल्फ़कार की आवाज़ गूंजी। आर्यन फ़ौरन हवेली पहुंचो, रुशाने की तबीयत ठीक नहीं है। अब वो उम्मीद से है। उसकी हालत में उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब अपनी इस दूसरी बीवी को थोड़े वक्त के लिए भूल जाओ और अपना पूरा वक्त रुशाने और अपने बच्चे के लिए होने वाले वारिस को दो। आर्यन ने बोझल दिल के साथ काल काटी जब उसने अनिका को ये सब बताया कि चंद दिन दूरी की बात है कि और अनिका ने अपनी फितरी मासूमियत और समझदारी का सबूत देते हुए उसे बखुशी इजाज़त दे दी। आप जाएं आर्यन, वो आपकी पहली बीवी है और आप और उसके अंदर आपके अमानत पा रही है, उसका हक ज़्यादा है। अगले चंद दिन आर्यन ने बज़ाहिर रोशानी के साथ गुजारे थे। एक दोपहर रोशानी ने फरमाइश की कि उसे पार्लर जाना है। आर्यन उसे ड्रॉप करने के लिए गया था, लेकिन उसके दिल में न जाने क्यों एक खटका सा हुआ और वो गाड़ी लेकर गया नहीं बल्कि थोड़ी दूर जाकर रुक गया था। अभी 10 मिनट नहीं गुजरे थे कि रुशाने पार्लर से बाहर निकली और इधर उधर चोर नज़रों से देखा और एक टैक्सी में बैठकर चल दी। आर्यन का
हॉर्न खोलने लगा और उसने खामोशी से गाड़ी पीछे लगा ली थी। टैक्सी एक पोश इलाके के बाहर एक होटल के सामने रुकी थी। रोशाना तेजी से अंदर दाखिल हुई थी। आर्यन ने अपना गुस्सा जब्त किया और उसके पीछे हो लिया था। जब उसने देखा कि वो कमरा नंबर 302 में दाखिल हुई तो उसने इंतजामिया को धमकी दी कि इन्हें अपनी असलियत बताई के धमकाकर दूसरी चाबी हासिल कर ली। जैसे ही आर्यन ने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। उसकी बीवी रुशाना एक गैर मर्द की गोद में चढ़कर बैठी हुई थी और बेबाक हालत में बैठी थी। कमरे में फैली शराब और परफ्यूम की बू ने आर्यन को के दम घोंट दिया था और उसने घिन और कराहत से अपनी आंखें मीच ली थी। उसका वजूद गुस्से से कांप रहा था। रोशाना की इसकी गरजदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। रोशाना और साहिल बदहवासी में एक दूसरे से अलग हुए और रोशाना के चेहरे पर मौत जैसी जर्दी छा गई थी और फौरन आर्यन के पैरों में गिर गई और धाड़े मारकर रोने लगी थी। जैसे आर्यन, मुझे माफ़ कर दो, ये शैतान मुझ पर हावी हो गया था। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस मासूम पर रहम को आर्यन ने नफरत से अपने पैर पीछे खींचा और उसकी आंखों में खून की तरह से सुर्ख हो रही थी। मुझे तुम पर और किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। अगर तुम वाकई सच्ची हो तो अभी और इसी वक्त मेरे साथ अस्पताल चलो। अगर ये प्रेगनेंसी की बात भी झूठी निकली तो याद रखना रोशाना, मैं तुम्हें इसी वक्त जान से मार दूंगा और तुम्हारे इस आशिक को तुम्हारी आंखों के सामने इबरत का निशान बना दूंगा। रोशाना का पूरा जिस्म बर्फ की तरह से ठंडा पड़ चुका था। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो हमला नहीं थी। और अस्पताल में जब लेडी डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की और बताया कि रोशाना हमला नहीं है जबकि ये सब एक ढोंग है, तो आर्यन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उसने अस्पताल के कॉरिडोर में ही रोशाना को बालों से पकड़ लिया था, लेकिन वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचा पाया। कॉरिडोर में मौजूद लोग सहम गए थे। तुम जैसी बदकिरदार औरत का अंजाम सिर्फ जिल्लत है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी, अपने नाम और अपने साय से भी आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज सुनकर वो वहाँ से निकल गया। आर्यन हंसदा, जो एक चट्टान की तरह मजबूत इंसान था, आज अपनी ही अना और भरोसे के टूटे पर बिखर चुका था। वह सड़क पर दीवानावार गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे अपनी ज़िंदगी फजूल लगने लगी थी। वो बुरी तरह से टूट चुका था और उसका दिल चाह रहा था कि वह सब कुछ खत्म कर दे। और शिकस्त होता हालत में उसे सिर्फ एक ही चेहरा याद आ रहा था, अनिका, वो मासूम लड़की जो उसके एक लम्स पर शर्मा जाती थी, जो सच बोलती थी और जिसकी मोहब्बत बेलौस थी। आर्यन को महसूस हुआ कि वो उस लाज़त भरी दुनिया में अनिका ही उसका वाहिद ठिकाना है। लेकिन इस वक्त उसकी रूह के जख्म इतने गहरे थे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने बाबा को कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि जिस औरत के लिए आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी ना, वो औरत मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा चुकी है। जिस आशिक से वो पहले मोहब्बत करती थी, मैंने उसी आशिक के साथ उसे रंगे हाथों एक होटल में पकड़ा है। मुझसे एक गलती होगी कि मैंने उनको जान से नहीं मारा। मुझे इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। मैं अपने बेटे के लहजे में शिकस्ती को महसूस करके जुल्फ़कार साहब बुरी तरह से बेचैन हो गए थे। देखो मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने कॉल काट दी। वो बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग कर रहा था। अचानक ही उसकी कार एक ट्रक के साथ जा टकराई थी और थोड़ी ही देर में वो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन बेहोश होने से पहले ही उसे सिर्फ और सिर्फ अनिका याद आ रही थी। दूसरी तरफ जुल्फ़कार साहब को अपने बेटे के एक्सीडेंट की खबर मिली तो उनकी हालत गैर हो गई थी। वो उनका अकलौता बेटा था और उनकी हालत के जिम्मेदार खानदान का वारिस भी था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उनके आगे वो सोच भी नहीं सकते थे। साहिल ने जब देखा कि रोशाना को दौलत नहीं मिली और वो किसी काम की नहीं है, तो उसने भी रोशाना को छोड़ा। और अब उसके घर वाले भी कबूल नहीं कर रहे थे। अब अपनी दोस्तों के फ्लैट में वार हो रही थी। कभी भी उसे ज़्यादा दिनों के लिए अपने घर में रखने और खिलाने के लिए तैयार नहीं थी। जिस आदमी ने उसे इज्जत दी थी, उसकी तो उसने बुरी तरह से बेकदरी की थी और बेइज्जत कर दिया था। अब उसके पास अपनी हालत को कबूल करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी तरफ जुल्फ़कार साहब ने अनिका को भी हॉस्पिटल बुला लिया था। वो ज़ोरों शोर से दुआएं कर रही थी और इस वक्त फिर इन सब लोगों की दुआएं रंग लाई थी। आर्यन को होश आ चुका था। अनिका को अपने करीब बैठा देख कर तो उसका दिल को अजीब सा सुकून मिला था, जबकि
जबकि वो उसके साथ सीने पर सर रखे छोटे बच्चों की तरह रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। मैंने आपको समझाया भी था कि गाड़ी तेज ना चलाया करें, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। ये कहकर उसने फिर से सिसकें भरनी शुरू कर दी थी। आर्यन बहुत ही प्यार से उसकी कमर को थपक रहा था और उसे सेहतयाब होने में तकरीबन 1 हफ्ता लग गया था। वो हवेली वापस आ चुका था। जुल्फकार साहब ने भी अनिका को पूरी दुनिया के सामने अपनी बहू तस्लीम करने का ऐलान कर दिया था। अब उन्हें डर नहीं था कि कौन उनके बारे में क्या कहता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी का ख्याल था। तकरीबन 1 साल बाद अल्लाह ताला ने अनिका को 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था, जिससे उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी और जितनी भी तड़कियाँ थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। आर्यन ने बाद में एक मोटी रकम भी रोशानी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी, ये कह कर के ये वही पैसे थे जिसके लिए उसने इतना बड़ा ड्रामा किया था। मगर वो भी अपनी मोहब्बत की वजह से मजबूर हो गई थी। वो ये भूल गई थी कि हराम मोहब्बत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लिसाज, उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।